Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, चुनाव का जो शोरगुल था वो लगभग अब समाप्त हो चुका है और सभी के सभी प्रत्याशी इस उधेड़ बुन में लगे हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। प्रत्याशी हो चाहे आम जनता हो या फिर पत्रकार, सभी के सभी इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि आखिर ये पूर्वी चंपारण लोकसभा जो क्षेत्र है उसके फिर से एक बार सिरमौर कौन बनेगा, किसके सर पे ताज जाएगा और किसके सर से ताज हटेगा। इसी को लेके बिहार तक एक जो सर्वे है, जो सर्वे करना चाह रही है, लोगों की राय जानना चाह रही है, यहाँ के मिजाज को जानना चाह रही है और उसी मिजाज को जानने के लिए मोतिहारी के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ इस चुनावी चर्चा में ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बिहार और पूर्वी चंपारण का जो लोकसभा सीट है वो जा कहाँ रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ जिले के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक AK वर्मा है। AK वर्मा जिले के काफ़ी दिनों से पत्रकारिता में है और इनसे ही जानते हैं कि आखिर पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट क्षेत्र का मिजाज क्या है, कहाँ जा रहा है और क्या आकलन कर रहे हैं आप। देखिए, हर चुनाव में बहुत तरह की बातें आती हैं, बहुत लोग ये आंकड़ा करते हैं, ये जातिगत समीकरण बनाते हैं, लेकिन जो ये परिवर्तन का जो एक दौर चल रहा है, अब वो पुरानी दकियानूसी बातें, जिस तरह से राजनीति का अपराधीकरण हुआ था वो भी ख़त्म हुआ धीरे धीरे। फिर जात पात की बात आई, धीरे धीरे लोगों में शिक्षा का बढ़ावा होने से अब इन सब संकीर्णता से लोग निकल रहे हैं। आम मतदाता लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। एक ऐसा मुद्दा चला है देश के अंदर, कोरोना के बाद से 80 करोड़ जनता को केंद्र सरकार की ओर से फ्री अनाज दिया जा रहा है। देखिए, फ्री अनाज ही सिर्फ है भोजन का, और भोजन की समस्या को केंद्र सरकार ने समाधान कर दिया। तो 4 साल से जो लोग अन्न खाया है, तो अन्न का निगार तो देगा, पहला चीज़ तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ यह है। दूसरी बात, जो इतना बड़ा काम किए ये केंद्र सरकार ने किया, ठीक है, बहुत तरह के काम अभी पेंडिंग है, रुके हुए हैं, लेकिन जो राम मंदिर जो बना है देश के अंदर, और वो जो 400 बरस पुराना मामला था और वो इतना कोढ़ था, उस मामला को लेकर के भारत में वो मंदिर का निर्माण हुआ। क्योंकि मंदिर का निर्माण प्रारंभिक प्रक्रिया है, मंदिर के पीछे केंद्र सरकार की यह नियति है कि लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ा जाए। जब तक आध्यात्मिकता से लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक बेहतर परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो वे मंदिर को निर्माण किए, लेकिन वो बेहतर परिणाम लेने के लिए लोगों को धर्म आधारित व्यवस्था चाहते हैं, और इन तमाम चीज़ों को लोग ऊब गया है, अपराध से और भी तरह जो भी प्रॉब्लम है, और आशा के किरण बनकर के ये लोग अभी आए हुए हैं। तो देखिए, अंततः मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जीत जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये किस आधार पर बता रहे हैं ना, 80% ये क्या कहते हैं, 80 करोड़ जनता जो फ्री अनाज खा रही है, तो वो उसका तो एहसान है ना, एहसान तो निकालेगी। गुप्त मतदान होता है ना, कोई भी कहेगा कुछ भी, वो तो डालेगी जा करके। अनाज जिसका लोग खाए हैं उसको देंगे नहीं वोट। और फिर जो भारत में जो ये बहुमत है हिंदुओं का, तो हिंदुओं का बहुमत है, तो उस आधार पर तो वो तो मत राम मंदिर ऐसा थोड़े है कि चला जाएगा। और देखिए, ठीक है, बहुत से समस्याएं हैं। क्या लगता है, कांटा की टक्कर है या आराम से नहीं, टक्कर तो है। देखिए, टक्कर होने का एक ही कारण है कि इस पर नेट टू नेट फाइट है, ये कोई तीसरा बीच में नहीं है। वोट का जो बंटवारा होता था वो नहीं हो रहा है, सीधे इंडिया गठबंधन और एनडीए, तो डायरेक्ट लड़ाई है। अब लड़ाई है, लेकिन देखिए, अभी समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि सच कहाँ मामला जा रहा है। जो भी इंडिया गठबंधन के है उसमें तो हिंदू है ना, गरीब हैं कि नहीं है, खाया है कि नहीं खाया है, बोलिए ना। आज अपना औलाद नहीं पूछ रहा है किसी को, बहुत से घर में जाके देखिए, भाई नहीं पूछ रहा है, गांव नहीं पूछ रहा है। और नरेंद्र मोदी मोतिहारी में आकर के जब बोल कर गए कि एक आपका बेटा जिंदा है और वो दिल्ली में बैठा हुआ है, तो इन सब बातों का प्रभाव होता है। इसलिए मिला जुला करके वो राधा मोहन सिंह जा रहा के है, पक्ष में जा रहा है। बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ PTI के वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे जी भी हैं, इनसे जानते हैं। सर, 2 मिनट में आप बताइए कि क्या है स्थिति अभी की।
लोकसभा चुनाव जो होता है, केंद्र में मजबूत सरकार की स्थापना, वैसी सरकार जो जो देश का विकास करे, महिलाओं का, युवाओं के लिए काम करे, तो सबसे उसके बाद से उसकी विदेश नीति कैसी है कि दुनिया के देशों में वह अपने मुल्क को किस प्रकार से मजबूती देता है। तीसरी बात कि वो अपनी संस्कृति जो ऐतिहासिक पौराणिक जो संस्कृति है उसको लेके वो किस कदर गंभीर है। तो वर्तमान सरकार ने इस क्षेत्र में बहुत सा मोदी सरकार ने काम किया है, दुनिया इसको समझती है, जानती है। अब मोतिहारी के चुनाव की बात करें, बिहार के चुनाव की बात करें, तो हमारे जो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं वो कई बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं और इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि विकास के कार्य यहाँ बहुत ज़्यादा हुए हैं। सड़कों की हो, रेलवे स्टेशन का वो आधुनिकीकरण हो रहा है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, महिलाओं को, और या केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं। दूसरा है कि कुछ लोकल स्तर पे जो है कि व्यक्तिगत अदावत अगर किसी से है, किसी प्रत्याशी से या किसी व्यक्ति से, तो नीतिगत विरोध होने की बात होनी चाहिए। व्यक्तिगत अदावत हमारी अगर है किसी से और उसको हम अगर सामाजिक रूप का को उसका स्वरूप हम देने लगें और उसमें हम लोगों को कन्विंस करने लगें, इस तरह का चुनाव इस बार इस चुनाव में इस तरह की जो जातीयता या छोटापन देखने को मिला। बावजूद इसके वोटर जो हैं सो खामोश थे और वोटर काम देख रहे हैं, वोटर सब कुछ समझ रहे हैं और हल्ला बोलना और वोट देना दोनों दो चीज़ें हैं। इस बार देखा गया कि वोटरों ने तय कर लिया था कि क्या करना है। महिलाओं की तादाद सभी वर्ग से भी वोट गया है और लड़ाई दोनों पक्ष से है। लड़ाई थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो कहा गया कि किसी व्यक्ति से अगर हमको व्यक्तिगत कोई बात हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाया है तो उसको हम उसका दूसरा स्वरूप दे दें या बहुत सारा विकास लोगों को दिखता नहीं है, इस तरह की चीज़ें भी हम लोगों ने देखी हैं। क्या लगता है फाइनल आपका क्या? साइलेंट वोटर रहे हैं और ये भाजपा के साथ जो है वोटर साइलेंट रहे हैं, सभी वर्ग में उसके वोटर हैं। विकास का काम भी बहुत हद तक हुआ है, तो संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही है कि भाजपा के जो हैं यहाँ सांसद निवर्तमान सांसद वो जीतेंगे। लेकिन लड़ाई जो है सो कि ग्रामीण स्तर पे चूँकि शिक्षा की कमी है तो कम पढ़े लिखे लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है। तो और सवाल ये है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हम ये हैं कि हमें वोट कहीं देना है, लेकिन इशू जो हमारा होना चाहिए वो वाजिब होना चाहिए कि सरकार एक देश में मजबूत सरकार बने, इस आधार पर होना चाहिए। लोकल स्तर पर किसी का गुण और अवगुण नहीं देखना चाहिए, उस पार्टी को देखना चाहिए और पार्टी की नीतियों को देखना चाहिए, उसके घोषणा पत्र को देखना चाहिए। आम पब्लिक से भी ये हम लोग उम्मीद करते हैं मीडिया को। मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के काफ़ी मेहनती पत्रकार ब्रजेश झा भी हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है 2 महीने बूथों पर जाके। क्या लगता है, क्या है असलियत, क्या है ज़मीनी हकीकत, क्या है मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का, क्या लगता है? देखिए, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का अगर वोट ट्रेडिशन देखें, पूर्व से जो चला आ रहा है उस हिसाब से देखें तो वोट ट्रेडिशन में कोई बदलाव नहीं आया है, मतलब कि परसेंटेज में उतना बदलाव नहीं। हाँ, एक विधानसभा है जहाँ एग्रेसिव वोटिंग हुआ है, जैसे कि हरसिद्धि, जो कि एक संबंधित प्रत्याशी जो हैं उनका कास्ट बाहुल्य है, मतलब उनके जाति का बाहुल्य क्षेत्र है वो, तो इस कारण से वहाँ कुछ एग्रेसिव वोटिंग हुआ है। तो लेकिन वोट ओवरऑल जो वोट परसेंटेज है उस आधार पर आप देखिएगा तो जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसी आधार पर है। और दूसरी बात ये है कि इस बार लड़ाई टक्कर की है। 2009 के बाद से जिस प्रकार क्लीन स्वीप होता था, क्लीन स्वीप वाली बात मतलब कहीं निश्चिंत हो जाने वाली बात, मेहनत करना पड़ा दोनों प्रत्याशियों को। कारण क्या है कि 2004 के बाद पहली बार जो एनडीए प्रत्याशी है इनके सामने स्थानीय प्रत्याशी खड़ा हुआ, पहली बार 2004 के बाद पहली बार खड़ा हुआ। 2004 में अखिलेश बाबू के बाद, अखिलेश बाबू बाहर ही थे, उसके बाद अखिलेश बाबू के बाद कहिए ना कि रमा देवी के बाद पहली बार, हाँ, रमा देवी के बाद पहली बार आता, जिस कारण से जो
जो अथी थी लड़ाई थी वह तो तगड़ी लड़ाई हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। संजय उपाध्याय जी भी हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण की जो सीट है वो किस ओर जा रही है, किसका रुझान, जनता का रुझान किसके तरफ है? देखिए, पूर्वी चंपारण की जो सीट है ये जब से है, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक की बात करेंगे तो यहाँ के लोग जिसको चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, लगातार जिता कर भेजते रहे हैं। यहाँ रिकॉर्ड रहा है 1952 से लेके 72 तक के जो रिजल्ट हैं उसमें कांग्रेस का यहाँ दबदबा रहा है। उसके बाद जब से यहाँ बीजेपी आई है, 1989 में पहली बार राधा मोहन सिंह जी यहाँ से चुनाव जीते थे, तो बीजेपी लगातार उस चुनाव के बाद अपना वोट परसेंट बढ़ाती रही है। 2008 में जब परिसीमन हुआ और 2009 से जब पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट का प्रादुर्भाव हुआ, उसका गठन हुआ, तब से लेकर अब तक राधा मोहन सिंह यहाँ के एमपी हैं। उसके पीछे कारणों में जाएंगे तो यहाँ की सड़कें बता देती हैं कि विकास कितना है। यहाँ सत्याग्रह आंदोलन की निशानियाँ जीवंत हुई हैं, वो बताती हैं कि विकास कितना है। कृषि के क्षेत्र में कई संस्थाएं स्थापित हुई हैं, वो जो तस्वीर है वो किसानों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस चुनाव में राधा मोहन सिंह जी के सामने जो प्रत्याशी हैं वो पेशे से चिकित्सक हैं, ऐसे कहिए कि वो वैद्य हैं, आयुर्वेद से उन्होंने चिकित्सकीय शिक्षा ली है, तो उस नाते उनकी अपनी एक छवि समाज में बनी है। टिकट देने के पीछे जो जातीय चक्रव्यूह की रचना की विपक्ष ने, तो अब चुनाव जातीय आधार पर नहीं होते हैं। पहले जातीय आधार पर चुनाव होते थे, किसी को थोड़ा मना लिया, थोड़ा नाराज हुए तो उसको अपने पाले में कर लिया। लेकिन अब लोगों का जो रुझान है, या लोग इतने समझदार हो गए हैं कि वो अपना निर्णय खुद लेंगे। आप इस बार चुनाव कवर कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मतदाताओं में चुप्पी थी, तो वो चुप्पी इस कारण से भी रही कि लोग नहीं चाहते थे कि वो अपना मैंडेट किसी पर जाहिर करें कि हम इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं। सबसे खास बात ये रही, आप वोटिंग परसेंटेज निकालेंगे तो हर बार की तरह इस बार भी महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा है। यहाँ मतदाताओं की जो संख्या है उसमें भी महिलाएं पुरुषों से तकरीबन 1 लाख कम है। महिलाओं को केंद्र की सरकार ने बड़े शिद्दत से सम्मानित किया है। उसमें आप फ्री अनाज ले लीजिए, गैस कनेक्शन ले लीजिए, बिहार सरकार की जीविका दीदी ले लीजिए, तो जो रोज़गार का सृजन हुआ है और किचन तक जो चीज़ें पहुंची हैं, तो वो रोज़ नित्य प्रतिदिन महिलाओं को याद दिलाती हैं कि हमारे लिए किसने काम किया है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है। महिलाएं चुप रही हैं तो महिलाओं की खामोशी इस बार टूट कर बोलेगी। अब चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन यहाँ जो आप कैंडिडेट की समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि लगातार बीजेपी के ओर से एक ही प्रत्याशी रहे, राधा मोहन सिंह जी। क्या इनके लिए ये माइनस भी रहा कि लगातार आना? देखिए, इसको आप माइनस कैसे कहेंगे? लगातार जो व्यक्ति 2009, 2014, 2019 लगातार जो व्यक्ति चुनाव जीत रहा हो और हर बार उसका वोट परसेंट बढ़ रहा हो, तो इसको आप नेगेटिव कैसे मान लेंगे? ये तो पॉजिटिव है। आपके अनुसार राधा मोहन सिंह का पल्ला भारी दिख रहा है? टक्कर है, लड़ाई है, लेकिन जीत जो है, वो जो खामोशी है वोटरों की, वो इस बार टूट के बोलेगी और नतीजे सामने आने ही वाले हैं। अब तो 2-3 दिन शेष बचे हैं,
तो ये खामोशी टूट के बोलेगी। देखिएगा, धरातल की स्थिति ये है कि हवाएं तो बहुत चली, दोनों तरफ से चुनाव प्रचार हुआ, सब कुछ हुआ। जैसे सरकार की योजनाओं का लाभ एनडीए को मिलता दिख रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ, जो सरकार की योजनाओं का लाभ आम पब्लिक उठा रहे हैं, उसका एनडीए को मिल रहा है। जो क्योंकि राधा मोहन सिंह से नाराजगी भी देखी जा रही थी क्षेत्र के लोगों हाँ, की, इसका भी कुछ असर दिख रहा है? हाँ, कुछ लोगों को क्या मतलब कि लगता है अंतिम फाइनल क्या है आपका? फाइनल यही कहेंगे कि जो लड़ाई है, यहाँ की लड़ाई कॉन्टेस्ट है, लेकिन फाइनली जो देश जिस रुख में जा रहा है, जो नारा चल रहा है, उसी रुख में यहाँ यह भी बह जाएगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। धन्यवाद। तो ये थे मोतिहारी के पत्रकार जिन्होंने सीधा सीधा इशारा किया है कि अभी के डेट में जो पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट है वो भाजपा के थी, है और रहने भी जा रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जो है ये टोटल डिसीजन 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर कौन बाजी मार रहा है पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से, और यहाँ का सरताज कौन बनेगा। राधा मोहन सिंह के सर का ताज बचेगा या राजेश कुमार उस ताज को अपने माथे पर सजा के लेकर चले जाएंगे। सचिन पांडे, पूर्वी चंपारण, बिहार तक।